नमस्ते। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। जरा सोचकर देखिए, हमारा मानव शरीर कितनी अविश्वसनीय और बेहद जटिल बायोलॉजिकल मशीन है। बिल्कुल किसी बेहतरीन मशीन की तरह ये दिन रात बिना रुके काम करती है। लेकिन इसे इतनी ही स्मूथली चलाते रहने के लिए सही ईंधन और एकदम सटीक कच्चे माल की जरूरत होती है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम मानव पोषण के उन्हीं बुनियादी तत्वों को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हमारे जीवन के असली निर्माण खंड हैं। आज हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले पोषण की नींव, दूसरा ऊर्जा के स्रोत, फिर हम देखेंगे रक्षक तत्वों को, उसके बाद जल और वृक्षांश, और अंत में इस पूरी प्रक्रिया को बांधने वाला हमारा मेटाबॉलिक इंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, पोषण की नींव। आखिर हम भोजन करते ही क्यों हैं? इसके मुख्य रूप से 3 बड़े उद्देश्य होते हैं। इसे एक विशाल किले को चलाने जैसा समझिए। पहला काम है किले को ऊर्जा देना, जो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से मिलती है। दूसरा काम है किले का निर्माण या मरम्मत, जो प्रोटीन, जल और खनिजों से पूरा होता है। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल काम है रोगों से रक्षा, जिसकी पूरी कमान विटामिन और वृक्षांश यानी मोटे चारे के हाथों में होती है। ठीक है, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि हमारा इतना बड़ा और जटिल शरीर मुख्य रूप से मुट्ठी भर बुनियादी रासायनिक तत्वों से ही बना है। सोचिए, इसमें 65% तो केवल ऑक्सीजन है। इसके बाद 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन और 3.2% नाइट्रोजन का हिस्सा है। साथ ही 1.5% कैल्शियम और फास्फोरस व मैग्नीशियम जैसे कुछ बहुत ही सूक्ष्म तत्व मिलकर इस पूरी जादुई संरचना को खड़ा करते हैं। और पोषक तत्वों की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। शरीर के कुल वजन का सबसे बड़ा हिस्सा जल यानी करीब 65% और वसा, जो कि 16% और महिलाओं में अक्सर 20% तक होता है, से बना है। इसके बाद 15% प्रोटीन और 4% खनिज आते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत माने जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर के निर्माण में मात्र 1% का ही योगदान है। यकीन करना मुश्किल है ना? आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, ऊर्जा के स्रोत, यानी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर समझें तो ये मुख्य रूप से 3 स्तरों में बटे होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे ग्लूकोज जो तुरंत ऊर्जा देता है, फ्रक्टोज जो फलों में मिलने वाली सबसे मीठी शर्करा है, और राइबोज जो हमारे डीएनए में होता है। दूसरा है डाइसैकेराइड, जैसे कि हमारी रोजमर्रा की चीनी यानी सुक्रोज और दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज। और तीसरा सबसे जटिल रूप है पॉलीसैकेराइड। इसमें पौधों या कागज में मिलने वाला सेल्यूलोज शामिल है, जिसे इंसान पचा ही नहीं सकता। इसमें स्टार्च भी आता है, जो अनाज के छिलकों में होता है और आयोडीन के साथ नीला हो जाता है। और कीड़ों के बाहरी आवरण में पाया जाने वाला काइटिन भी इसी का हिस्सा है। हमारी छोटी आंत में सुक्रेज और लैक्टेज जैसे खास एंजाइम होते हैं, जो इन जटिल शर्कराओं को बहुत ही स्मार्ट तरीके से तोड़कर तुरंत ऊर्जा में बदल देते हैं। 9.3 किलो कैलोरी, जरा सोचिए, ये वो भारी भरकम ऊर्जा है जो केवल और केवल 1 ग्राम वसा यानी फैट के टूटने से पैदा होती है। वसा असल में ऊर्जा का एक बहुत ही सघन स्टोर्ड रूप है। जब शरीर कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं कर पाता तो वो उसे वसा में बदल देता है। ऊंट के कुबड़ में भी यही वसा जमा होती है। यह हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है और कई वसा घुलनशील विटामिनों के लिए एक सुरक्षित घर का काम भी करती है। ऊर्जा के बाद शरीर के निर्माण की बात आती है, और यहाँ हीरो है प्रोटीन। सोयाबीन, मशरूम और दालें इसके बहुत ही शानदार स्रोत हैं। प्रोटीन दरअसल 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से बने बेहद जटिल पॉलीमर होते हैं। मजे की बात यह है कि इनमें से 10 तो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं और बाकी 10 हमें अपने खाने से लेने पड़ते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो मरासमस और क्वैशियोर्कर जैसी कुपोषण की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो शारीरिक विकास को पूरी तरह से रोक देती हैं। जीव विज्ञान में प्रोटीन कितने अलग अलग रूप लेते हैं, ये देखना अपने आप में अद्भुत है। हमारी मांसपेशियों में मायोसिन है, दूध में कैसीन होता है, गेहूं में ग्लूटामीन, हमारे खून में ग्लोब्युलिन और यहाँ तक कि कीड़ों के बाहरी आवरण में केराटिन होता है। एक और फैक्ट बताऊं, सभी प्रकार के एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है।
तो अब एक बहुत ही जाहिर सा सवाल दिमाग में आता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा दे रहे हैं और प्रोटीन से हमारे शरीर की इमारत खड़ी हो रही है, तो फिर ये विटामिन्स आखिर करते क्या हैं? यहीं से शुरुआत होती है खंड 3 की, रक्षक तत्व, विटामिन और खनिज। विटामिन्स की खोज ल्यूमेन ने की थी और फंक नाम के वैज्ञानिक ने इनका नामकरण किया था। ये हमें कोई ऊर्जा नहीं देते, जीरो, लेकिन शरीर की सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इसका मतलब है कि शरीर इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकता, इसलिए इन्हें रोजमर्रा के भोजन से लेना बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिश किए हुए चावल खाने से B1 यानी थायमीन की कमी हो जाती है, जिससे बेरी-बेरी रोग होता है। B2 हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। B3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। B5 की कमी पेलाग्रा का कारण बनती है। B6 से अनीमिया होता है। B7, जिसे बायोटिन भी कहते हैं, इसमें सल्फर होता है और कमी होने पर लकवा मार सकता है। B11 से पेचिश होती है। और सबसे खास B12 यानी साइनोकोबालामीन, जिसमें कोबाल्ट मौजूद होता है, जिसकी कमी से बहुत ही खतरनाक परनीशियस एनीमिया हो जाता है। अंडे, दूध और सब्जियां इन रक्षकों के बेहतरीन स्रोत हैं। विटामिन सी एक और जल में घुलनशील विटामिन है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये खट्टे फलों और आंवला में मिलता है और घाव भरने में बेहद कारगर है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, सब्जी छीलने या शराब पीने से ये नष्ट हो जाता है और दूध या मांस में तो ये बिल्कुल नहीं होता। अब आते हैं फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स पर, जैसे विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए जरूरी है और गाजर में मिलता है, विटामिन डी जो धूप से मिलता है और सबसे तेज काम करने वाला हार्मोन है, विटामिन ई जो अंकुरित अनाज में होता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है और शरीर में खुद बन जाता है, और विटामिन के जो टमाटर में होता है और खून का थक्का जमाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सभी विटामिन हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर खाने में फैट की कमी हो गई तो ये जीवन रक्षक विटामिन भी शरीर में अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक विटामिनों के अलावा शरीर को 29 प्रकार के इनऑर्गेनिक खनिजों यानी मिनरल्स की भी जरूरत होती है। ये पृथ्वी से मिलने वाले तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर मिडिल मैनेजमेंट का काम करते हैं। मैक्रो मिनरल्स हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कैल्शियम जो हड्डियों के लिए जरूरी है और दूध में होता है, चावल में नहीं। इसके अलावा फास्फोरस है, पोटेशियम है जो दिल की धड़कन संभालता है, सल्फर है और सोडियम जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और फिर आते हैं माइक्रो मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन और कोबाल्ट। भले ही ये कम मात्रा में चाहिए हों, लेकिन इनका महत्व किसी भी तरह से कम नहीं है। अब आते हैं खंड 4 पर, जल और रूक्षांश। कोई भी शक्तिशाली मशीन बिना कूलेंट के नहीं चल सकती, सही कहा ना। जल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है और शरीर से कचरा बाहर निकालने में मदद करता है। पानी की कमी हुई नहीं कि डिहाइड्रेशन और चक्कर आना शुरू। दूसरी तरफ है रूक्षांश यानी मोटा चारा या फाइबर। ये पूरी तरह से अपचनीय होता है, हम इसे पचा ही नहीं सकते। फिर भी शरीर में पानी को रोक कर रखने और हमारी आहार नाल की दीवारों को अंदर से साफ करने वाले एक झाड़ू की तरह ये बेहद जरूरी काम करता है। अच्छा, तो इस पूरी मशीन की गति और प्रक्रियाओं को अंदर से कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका जवाब है एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम जिनके नाम के अंत में अक्सर एज आता है, जैसे माल्टेज। ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं और पाचन में मदद करते हैं। वहीं हार्मोन बायोकेमिकल उत्प्रेरक हैं जिनके नाम के अंत में अक्सर एन आता है, जैसे रेनिन, और ये शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न उत्तेजनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सच में हमारे सिस्टम के बहुत ही क्रिटिकल मैनेजर हैं। और अब हमारा अंतिम पड़ाव, खंड 5, शरीर का उपापचय तंत्र यानी मेटाबॉलिक सिस्टम। शरीर के अंदर होने वाली हर एक रासायनिक प्रक्रिया हमारे मेटाबॉलिज्म का ही हिस्सा है। इसके दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला है एनाबॉलिज्म या उपचय, जिसमें छोटी छोटी चीजें जुड़कर कुछ बड़ा बनाती हैं, जैसे 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं या 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म या अपचय, जिसमें जटिल चीजें टूटकर सरल हो जाती हैं। हमारा पाचन और सांस लेने की प्रक्रिया इसी का हिस्सा है। विटामिन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स ये सब मिलकर निर्माण और विनाश के इस खूबसूरत डांस को एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखते हैं। अंत में इस विचार पर गहराई से गौर करने की जरूरत है। हमारा ये भौतिक रूप कोई रुकी हुई या स्थिर चीज नहीं है।
मेटाबॉलिज्म की इस निरंतर लय के माध्यम से ये बायोलॉजिकल मशीन खुद को लगातार तोड़ने और फिर से एकदम नए सिरे से बनाने की एक शाश्वत प्रक्रिया में लगी रहती है। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये वो कच्चा माल है जिससे हर दिन, हर पल इस जीवन का पुनर्निर्माण होता है। तो ये सोचना कितना विस्मयकारी है, आज जो भोजन ग्रहण किया गया है, कल वो इस शरीर के किस नए हिस्से के रूप में धड़केगा। इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।